नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार चुनाव में नेताओं की बदजुबानी की। जानेंगे नीतीश और पीएम मोदी को क्या कहा सोनिया गांधी ने और सिंधिया के गढ़ में पायलट की क्यों हुई एंट्री। साथ ही बात होगी बंगाल की राजनीति की और सरकार के तीसरे राहत पैकेज की। और बुलेटिन के आखिर में बात नेट स्पीड में पिछड़ते भारत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों को किया संबोधित। कहा, पूरा देश रेहड़ी पटरी वालों के श्रम का सम्मान करता है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। बिहार में पहले चरण की 71 सीटों के लिए कल होगा मतदान। 2,14,06,096 मतदाता करेंगे 1,066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार का फैसला। अफगानिस्तान से 1 लाख टन प्याज का आयात करेगी सरकार। हर दिन देश में आएगा 4,000 टन प्याज। दूसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 376 अंक की तेजी के साथ 40,522 और निफ्टी 121 अंक की बढ़त के साथ 11,889 पर हुआ बंद। और आईपीएल 2020 में कल मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर रहेगी आरसीबी की नजरें। मुंबई है पहले स्थान पर। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार चुनाव में अब तक राजनीतिक दल एक दूसरे की खामियां गिना रहे थे, लेकिन अब चुनाव में सियासत पार्टियों की नहीं बल्कि निजी हो चली है। क्योंकि अब बिहार में सामाजिक मुद्दों पर नहीं बल्कि निजी जिंदगी पर बहस हो रही है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत में अब व्यक्तिगत बहस छिड़ गई है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने सारी हदें तब पार कर दी जब लालू यादव पर सियासी तंज नहीं बल्कि निजी तंज कसा। अब वार पलटवार का दौर तेज हो चला है। नीतीश के तंज पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश जी हमारे बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पीएम के भी तो 6-7 भाई बहन हैं। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश जी हमें कितना भी गाली दें, लेकिन वो बेरोजगारी गरीबी पर बात नहीं करना चाहते। अगर ऐसी बोली वो बोलते हैं तो महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार ने ठान लिया है कि रोटी रोजगार और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव होगा। दरअसल नीतीश कुमार लालू राज में विकास, बेरोजगारी, अपराध जैसे मुद्दों को उठा ही रहे थे, लेकिन अब की बार नीतीश ने लालू पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का विकास कैसे करेंगे। बेटे की चाह में कई बेटियां हो गई, मतलब बेटियों पर भरोसा ही नहीं है। क्या ऐसे लोग बिहार का विकास करेंगे? अब नीतीश के बयान से उनकी बौखलाहट तो साफ है और ये भी साफ है कि वो आरजेडी पर वार करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। सियासत से शुरू हुई ये लड़ाई अब व्यक्तिगत हो चली है। बता दें कि नीतीश कुमार की बौखलाहट का एक कारण नहीं बल्कि कई कारण हो सकता है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने कई जनसभाओं में लोगों के विरोध का सामना भी किया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार के तेवर थोड़े तल्ख नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि सियासी अखाड़े की ये लड़ाई जो कि पर्सनल पहुंची है वो कहां तक जाती है। राजीव जी, मध्य प्रदेश हो या बिहार का चुनाव, यहाँ प्रचार के दौरान भाषा की मर्यादा लगातार गिरती जा रही है। मंच से इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है जैसा अब तक नहीं हुआ था। नीतीश कुमार का लालू यादव के बच्चों को लेकर दिया गया बयान हो या कमलनाथ और इमरती देवी की एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणी, आखिर निजी स्तर पर इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? जी सृष्टि, बिहार में अब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक दूसरे की कमियां गिनाने की होड़ चल रही थी। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जनता दल यूनाइटेड और भाजपा सरकार की खामियां जनता के बीच रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो हैं वो 15 साल पहले के राजद शासन की बुराइयों की याद जनता को दिला रहे हैं। सियासत में विरोधी दल इसी तरह एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब दो विरोधी राजनेता मिलते हैं तो लोकतंत्र का तकाजा यही है कि वे सभ्यता और शालीनता के साथ एक दूसरे से पेश आए। अफसोस होता है सृष्टि की यह देख करके कि बिहार में इस शालीनता को दरकिनार किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने आज बेरोजगारी, बिजली, बाढ़, खेती जैसे मुद्दों पर अपनी बात न रखकर जनता के बीच लालू प्रसाद यादव की निजी जिंदगी का मखौल बनाने की कोशिश की। भले उन्होंने नाम न लिया हो सृष्टि, लेकिन जनता सब जानती है कि उनका इशारा किसकी ओर था। उन्हें जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव ने भी कुछ ऐसा ही किया। इससे पहले मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि कमलनाथ और इमरती देवी
के बीच हम इसी तरह की बदजुबानी देख चुके हैं। निजी तौर पर टिप्पणी करना न केवल लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि ये स्त्री जाति का अपमान भी है। सृष्टि, बच्चे पैदा करना या न करना या घर गृहस्थी के साथ सार्वजनिक जीवन में आगे आना किसी भी स्त्री की अपनी मर्जी और उसका हक होता है। इस पर किसी को भी टिप्पणी करने का हक नहीं है। लेकिन बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक इस नैतिकता को ताक पर रखा गया है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान जरूर लेगा। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में पहले चरण के लिए कल मतदान होने वाला है। इससे पहले नेताओं में तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संदेश जारी कर बिहार सरकार के साथ साथ पीएम मोदी को भी आड़े हाथों लिया। सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए जनता से ऐसी अपील कर दी जिससे एनडीए की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। बिहार चुनाव के लिए भले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रैलियां ना की हो, भले ही अब तक उन्होंने हुंकार न भरी हो, लेकिन वो अपने संदेश के जरिए ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। आज उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली बिहार में बंदी सरकारें हैं, नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी, रोटी रोजगार बंदी। इसलिए ऐसी बंदी सरकार के खिलाफ बिहार की जनता तैयार है और अब बदलाव की बयार है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने कहा कि आज बिहार में सत्ता और उसके अहंकार में डूबी सरकार अपने रास्ते से अलग हट गई है। ना उनकी कथनी अच्छी है और ना ही करनी। मजदूर, किसान, नौजवान आज परेशान और निराश है। अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों पर भारी पड़ रही है। धरती के बेटों पर आज गंभीर संकट है। दलित, महादलितों को बेहाली की कगार पर छोड़ दिया गया है। समाज का पिछड़ा वर्ग इसी बदहाली का शिकार है। करीब 5 मिनट के संदेश में सोनिया गांधी ने कहा कि बिहार के हाथों में गुण है, ताकत है, लेकिन बेरोजगारी, पलायन और महंगाई ने आंखों में आंसू और पैरों में छाले दिए हैं। जो शब्द कहे नहीं जाते उन्हें आंसुओं से कहना पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जनता से जीत की अपील करते हुए कहा कि बिहार की जनता की आवाज कांग्रेस महागठबंधन के साथ है। अब बिहार में बदलाव की बयार है। अपने वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। अगर ये अपील असरदार हो जाती है तो एनडीए की मुश्किल बढ़ सकती है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार में किसकी बहार आएगी। बिहार की राजनीति में अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी एंट्री हो चुकी है, तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट अपने खास दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ प्रचार करने मैदान में उतर चुके हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान का समय अब करीब आता जा रहा है। 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के विधायक 2018 में चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन मार्च में सिंधिया के साथ ही इनमें से ज्यादातर विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी। अब सिंधिया समर्थक ये पूर्व विधायक बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है और शिवराज की तो सरकार ही दांव पर लगी है, क्योंकि उनकी सरकार के पास अभी बहुमत नहीं है। बहुमत के लिए बीजेपी को 28 में से 9 सीटें जीतना जरूरी है, इसलिए शिवराज पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश पर कुछ दिनों के लिए प्रचार जरूर थम गया था, लेकिन सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार पर लगी रोक को हटा दिया था। इसके बाद एक बार फिर रैलियां और आम सभाओं का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए अब सचिन पायलट को भी मैदान में उतार दिया गया है। सचिन पायलट को ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है। दोनों ही नेताओं का राजनीतिक सफर भी कमावेश एक जैसा ही रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया के उम्मीदवारों के खिलाफ शायद सचिन पायलट प्रचार के लिए नहीं आए, लेकिन सचिन पायलट ने दोस्ती से ज्यादा पार्टी को अपनी प्राथमिकता में रखा और आज से उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान की कमान संभाल ली। सचिन पायलट ने करेरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रागी लाल जाटव के लिए सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार को जमकर घेरा। पायलट कल भी कई रैलियों को संबोधित करेंगे। ग्वालियर, मुरैना में उनकी कई सभाएं कांग्रेस कराना चाहती है, क्योंकि यहां की अधिकांश सीटों पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और पायलट को गुर्जरों के बड़े नेताओं में शुमार किया जाता है। अब देखना है कि पायलट के प्रचार से सिंधिया को कितना नुकसान होता है।
सत्ता वापस हासिल करने के लिए कांग्रेस बेताब है। अब मध्य प्रदेश में दोस्त के खिलाफ दोस्त को ही प्रचार करने उतार दिया, तो पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वाम दल से हाथ मिला लिया है। बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस और वाम दल साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस ने जिस दिन अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, उसी दिन ये तय हो गया था कि कांग्रेस चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी से गठबंधन नहीं करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन को ममता का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है और कांग्रेस ने संकेत दे दिए थे कि वो ममता के लिए पश्चिम बंगाल में पार्टी को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगी। इसके साथ ही अब वाम दलों की तरफ से भी संकेत मिल रहे थे कि विधानसभा चुनाव में वो भी टीएमसी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन के लिए पार्टी तैयार है। अब बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। सीपीएम पलित ब्यूरो ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 60 सीटों के समझौते और गठबंधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब 30 और 31 अक्टूबर को सीपीएम सेंट्रल कमेटी इस पर मुहर लगा देगी। देखा जाए तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को रोकने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस का साथ आना जरूरी है। यही वजह है कि पार्टी पोलित ब्यूरो ने दिल्ली में हुई 2 दिन की बैठक में बंगाल विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। बंगाल विधानसभा कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैं सीपीएम पोलित ब्यूरो के फैसले से खुश हूं और बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को रोकने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस में गठबंधन होना चाहिए। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ही पार्टी के अध्यक्ष थे जब साल 2016 में लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में दलों के बीच गठबंधन नहीं हो सका था, लेकिन अब कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही एक तरफ से दावा कर रहे हैं कि इस बार निचले स्तर पर दोनों दलों के लीडर साथ आना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के राय के बाद कांग्रेस नेतृत्व इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। चुनावी मौसम में तो सरकार को हर तरफ से परेशानियों का सामना ही करना पड़ रहा है, लेकिन आम आदमी को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। आर्थिक मुसीबत के इस दौर में सरकार एक और राहत पैकेज दे सकती है और अब विशेषज्ञों के अनुसार सरकार इस पैकेज में रोजगार पर जोर देगी। तो सरकार का प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। राजनीतिक पार्टियां जनता को रोजगार देने के वादे कर लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सरकार को भी ये लगने लगा है कि अब रोजगार के मुद्दे से नहीं बचा जा सकता। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और राहत पैकेज देने के संकेत दिए हैं और इस तीसरे राहत पैकेज में सरकार का जोर रोजगार पर होगा। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार इस बार कंपनियों में निवेश करने की योजना बना रही है। इस बार सरकार शहरी रोजगार योजनाओं में सीधे पैसा नहीं लगाएगी, बल्कि उन इंडस्ट्रीज के लिए राहत पैकेज जारी कर सकती है जिन पर कोरोना काल में सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दे सकती है। जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार टूरिज्म इंडस्ट्रीज में सीधे निवेश कर सकती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 1,07,000 करोड़ रुपए के पैकेज दिए गए थे। दूसरी बार सरकार ने मई 2020 में 20,97,000 करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी व्यय करने, राज्यों को 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। बता दें कि वित्त मंत्री ने तीसरे पैकेज का संकेत ये कहकर दिया था कि मैंने एक और प्रोत्साहन पैकेज के विकल्प को बंद नहीं किया है। यानी साफ है कि सरकार की तरफ से जनता को कुछ राहत जरूर मिलेगी। एक तरफ सरकार आम आदमी को राहत देने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ आज भारत सरकार को भी थोड़ी राहत मिली है। आज भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुई। वार्ता में दोनों देशों के बीच BECA समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस लिहाज से भारत और अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हुई है। तो और क्या खास रहा 2+2 वार्ता में और किन समझौतों पर हुई है सहमति, रिपोर्ट में देखिए। आज 2+2 वार्ता में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक समझौते यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गए हैं। दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा को लेकर मंत्री स्तरीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री शामिल हुए। बैठक में BECA समझौते के साथ ही परमाणु सहयोग को लेकर भी बात हुई। BECA के अलावा 4 समझौतों पर और हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें पृथ्वी विज्ञान पर तकनीकी सहयोग के लिए समझौता, परमाणु सहयोग पर व्यवस्था का विस्तार, डाक सेवाओं पर समझौता, आयुर्वेद और कैंसर अनुसंधान में सहयोग पर समझौता।
बैठक खत्म होने के बाद दोनों देशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती लगातार मजबूत हुई है। साथ ही दोनों देशों ने परमाणु सहयोग बढ़ाने को लेकर कदम बढ़ाए हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में सुरक्षा की स्थिति को लेकर विस्तार से बात की है। तो वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने मौजूदा परिस्थितियों में भारत और अमेरिका की दोस्ती को न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया के लिए काफी अहम करार दिया है। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी दोनों देशों को नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दोनों देशों के बीच हुई आज की बातचीत को सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं बल्कि दुनिया की दृष्टि से भी अहम करार दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात एक और पायदान पर पिछड़े भारत की। देश को डिजिटल इंडिया बनाने की बात होती है, 5G लाने की बात होती है, लेकिन सवाल उठता है कि इंटरनेट की अच्छी स्पीड के बिना इंडिया डिजिटल कैसे बनेगा। सवाल उठना लाजमी है क्योंकि स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की एक रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि भारत इंटरनेट स्पीड के मामले में काफी पीछे है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप इंटरनेट स्पीड कम होने से परेशान हैं, अगर आप अपना इंटरनेट की धीमी स्पीड होने के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की है। एक तरफ तो पीएम 5G स्पीड लाने की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल तो स्थिति 2G से भी बदतर है और ये खुलासा किया है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ने। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डिजिटल इंडिया का सपना पूरा कैसे होगा। मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मेल में भारत की स्थिति काफी खराब है। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 131वें नंबर पर है। भारत इस मामले में दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों से भी पीछे है। भारत में औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड 12 Mbps है, जबकि वैश्विक औसत 35 Mbps है। सितंबर 2020 के लिए जारी किए गए इंडेक्स में ये बात कही गई है। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत को इंडेक्स में 70वें स्थान पर रखा गया है। मार्च महीने के बाद से भारत के मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 3% का सुधार देखने को मिला है और ब्रॉडबैंड की स्पीड में करीब 5% का उछाल देखने को मिला है। मार्च महीने में स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से लॉकडाउन लगा था और डेटा खपत में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बता दें कि स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स दुनिया भर में इंटरनेट की स्पीड का डाटा मासिक तौर पर जुटाता है। दुनिया भर में लाखों लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और उनके रियल डाटा के आधार पर स्पीड टेस्ट की तरफ से रैंकिंग तैयार की जाती है। गौरतलब है कि 4G से 5G की ओर बढ़ रहे भारत में डिजिटल इंडिया का मिशन चल रहा है। सरकार डिजिटल साक्षरता पर काफी जोर दे रही है। ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर डिजिटल पेमेंट तक का इन दिनों जोर है। ऐसे में मोबाइल या फिर ब्रॉडबैंड डेटा स्पीड के मामले में भारत का पिछड़ना चिंताजनक है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DP लाइव। नमस्कार।